हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। एज यू नो कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स की सीरीज में हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बाय प्रसादन प्रसाद जो बुक है वो कवर कर रहे हैं। और उसमें अभी तक हमने मैक्स वेबर तक का जो टॉपिक है वो कवर कर लिया था। लास्टली हमने मैक्स वेबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, बट मैक्स वेबर से रिलेटेड हमने जो अथॉरिटी सिस्टम है उसमें हमने मेनली ट्रेडिशनल और करिस्मेटिक अथॉरिटी के बारे में जाना। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे उनकी जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है उसके बारे में। साथ ही साथ उनका जो ब्यूरोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है ब्यूरोक्रेसी का, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड अगर टाइम अलाउ करता है तो लास्ट में हम उनके जो क्रिटिक्स हैं या वेबर के बाद में क्या क्या डेवलपमेंट हुई उसके बारे में जानना करेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। कल हमने जाना था, मैक्स वेबर ने एक्सप्लेन किया ऑर्गेनाइजेशन में दो कॉन्सेप्ट को, एक तो पावर और सेकंड उन्होंने एक्सप्लेन किया अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को। पावर में क्या होता है, जो पावरफुल है वो अपनी बात मनवा लेगा बाय हुक एंड बाय क्रुक। अथॉरिटी में ये है कि जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है वो तभी स्टैब्लिश होती है, अथॉरिटी उसके पास तभी होती है जब सामने वाला उसकी बात अपनी इच्छा से मानता है। ये डिफरेंस है पावर और अथॉरिटी में। अथॉरिटी में विलिंग ओबीडियंस होती है, जबकि पावर में ऐसा कुछ नहीं होता है। अथॉरिटी में जब हमने पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि मैक्स वेबर के हिसाब से 3 टाइप की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी में हम आज अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने जाना था कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है, जो ट्रेडिशंस पर बेस्ड है, कस्टम्स पर बेस्ड है, और करिस्मेटिक अथॉरिटी जो पर्सन की पर्सनालिटी पर बेस्ड, वो सारी चीजें हैं। अब हम लीगल रैशनल के बारे में बात करते हैं। देखो, लीगल रैशनल जो है वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है जहां पर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो है उस ऑफिस को एस्टैब्लिश करते हो। वहां पर अगर कोई ऑफिस, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऑफिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही बनाया गया है, वहां पर जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है वो भी एज पर द प्रिंसिपल्स है, तो वहां पर लीगल अथॉरिटी फॉलो की जाएगी। So manifestation of legal authority are found in organization where rules are applied judicially and in accordance with the ascertainable principles valid for all members in the organization. जो भी रूल्स होंगे वो सबके लिए इक्वल होंगे, सबके ऊपर अप्लाई होंगे, और जो भी सिलेक्शन होगा वो जुडिशियली प्रिंसिपल्स पे होगा। मतलब जुडिशियली इन द सेंस जस्ट होगा, सही होगा, न्यायोचित होगा। और ऐसे ही आपकी लीगल अथॉरिटी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश की जाती है। इसका मतलब ये भी है कि जहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, वहाँ पर लीगल अथॉरिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगी। The members who exercise the power are the superior who are appointed or elected by legal procedures to maintain the legal order. कौन होते हैं वो लोग, है ना? वो लोग जो कैसे सेलेक्ट होते हैं, लीगल प्रोसीजर के द्वारा सेलेक्ट होते हैं और जो लीगल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। सेलेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उनको अपॉइंट किया जाएगा। इलेक्टेड होकर के भी अगर कोई, मान लीजिए आज के टाइम पे कोई पीएम बनता है या सीएम बनता है या कोई मिनिस्टर्स बनता है, तो उनके पास भी लीगल अथॉरिटी है। उनको भी रूल ऑफ लॉ को फॉलो करके ही, लीगल प्रोसीजर फॉलो करके ही उनको अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। वेबर कहते हैं कि ये तीनों तरीके की जो अथॉरिटी है, लीगल, आपकी करिस्मेटिक और ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये लेजिटिमेट है। लेजिटिमेसी क्या होती है? लेजिटिमेसी तब तक है जब तक सामने वाला, जिसके ऊपर आप वो ऑर्डर दे रहे हो या अपनी बात मनवा रहे हो, जिसके ऊपर आप रूल कर रहे हो, वो आपको लेजिटिमेट माने, वो आपको एक्सेप्ट करे, तब तक आपकी अथॉरिटी लेजिटिमेट मानी जाएगी। लेजिटिमेसी कब खत्म हो जाएगी? जब आप गलत काम करते हो, ट्रेडिशंस को इग्नोर करते हो या फिर करिश्मा को लूज कर देते हो। इलीगल थिंग्स मतलब अगर मान लो कोई लीगल रैशनल अथॉरिटी वाला बंदा है, वो अगर कुछ गलत काम करेगा तो लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाएगा। जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी वाला है वो कुछ ऐसा करे जो उसके ट्रेडिशंस को इग्नोर करता हो, तो लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाएगा। और कोई करिस्मेटिक पर्सनालिटी वाला बंदा है, लोग मानते हैं कि ये तो बहुत ही प्योर एंड बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, बट समहाउ उसकी वो जो पर्सनालिटी है वो अगर खराब हो जाए तो डेफिनेटली अथॉरिटी भी खराब हो जाएगी। यहाँ पर वेबर के बारे में जब आप डिटेल में पढ़ते हो तो उन्होंने ना प्योर टाइप ऑफ अथॉरिटी के बारे में जिक्र किया है। प्योर टाइप ऑफ अथॉरिटी, प्योर टाइप ऑफ अथॉरिटी को लेकर के वो कहते हैं कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा ना, कॉम्बिनेशन वो प्योर टाइप ऑफ अथॉरिटी का होगा। आप अलग अलग नहीं बता सकते कि अच्छा दिस इज प्योर टाइप ऑफ अथॉरिटी, लीगल रैशनल इज प्योर टाइप ऑफ अथॉरिटी, नहीं। अगर कोई पर्सन है जो लीगली सेलेक्ट होकर के आया है और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत स्ट्रांग है,
ठीक है? पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये क्या है? ये प्योर टाइप ऑफ अथॉरिटी है। हालाँकि इन तीनों में से मैक्स वेबर लीगल टाइप ऑफ अथॉरिटी को प्रेफ़र करते हैं। उनका मानना था कि लीगल अथॉरिटी जो है वो मॉडर्न गवर्नमेंट, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के लिए सूटेबल है। ठीक है? और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल दिया था, वो इसी लीगल रैशनल अथॉरिटी को ध्यान में रख कर के ही डेवलप किया। राइट? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अथॉरिटी को लेकर के आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहती हूँ कि आप अपने बिहाफ़ पे टाइम निकाल कर के थोड़ा-सा करिस्मेटिक अथॉरिटी के बारे में पढ़िएगा, ठीक है? अपने बिहाफ़ पे आप गूगल भी कर सकते हैं। आप सिंपली जो बुक रेफ़र कर रहे हैं, आई डोंट थिंक बुक में इतना डिटेल में दिया गया होगा, आप गूगल कर लीजिएगा। करिस्मेटिक अथॉरिटी के बारे में जो मैक्स वेबर ने दी है, वो थोड़ा डिटेल, ठीक है जी? Now let's try to understand the concept of bureaucracy or the model of bureaucracy given by Max Weber. What is bureaucracy first of all? देखो, ये जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी, ये 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यानी कि 1700 से लेकर के 1750 के बीच में ये टर्म ज़्यादा न्यूज़ में आई है, ज़्यादा प्रचलन में आई है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसको फ़ेमस करने का क्रेडिट मैक्स वेबर को जाता है, बट मैक्स वेबर तो 1900 के आसपास जो इस टर्म को यूज़ करते हैं। अब मुद्दा ये है कि ब्यूरोक्रेसी को सबसे पहले यूज़ किसने किया था, ये टर्म कॉइन किसने करी थी? तो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, मिस्टर दी गॉर्नी, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है वो यूज़ किया था फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, राइट? वेबर लेकिन इसके लिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा मॉडल डेवलप किया, पूरी सिस्टमैटिक स्टडी उन्होंने कंडक्ट करी एंड ऐसा करने वाले वो फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट थे। जब हम वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी को पढ़ते हैं, इट्स एन इंस्पिरेशन टू मैनी बिकॉज़ इट लार्जली रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। आज भी अगर आप देखो, मोर और लेस आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ब्यूरोक्रेसी आपको हर जगह मिलेगी। तो ब्यूरोक्रेसी जो का जो एलिमेंट है, जो एसेंस है, वो सही तरीके से वेबेरियन मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है। एंड मे बी दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि आज भी अगर हमें ब्यूरोक्रेसी के बाकी मॉडल्स को भी अगर हमें स्टडी करना हो, तो हमें वेबेरियन मॉडल को एक रेफरेंस की तरह लेना पड़ता है। हालाँकि वेबर ने कभी ब्यूरोक्रेसी को एज़ सच डिफाइन नहीं किया, बट उन्होंने बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके फीचर्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ध्यान रखिएगा, डेफिनिशन में और कैरेक्टरिस्टिक में फ़र्क होता है। उनके हिसाब से ब्यूरोक्रेसी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। ध्यान रखिएगा, एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। इलेक्टेड ऑफिशियल्स कौन सी हो जाएगी? आपके पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये कौन से हैं? अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं। तो इन्होंने सिर्फ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स को इंक्लूड किया और इलेक्टेड ऑफिशियल्स को छोड़ दिया कि ये जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट नहीं है। नाउ दिस इज द मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी प्रोपाउंडेड बाय मैक्स वेबर। इसके कुछ एलिमेंट्स उन्होंने बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताए थे मॉडल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी के। पहला, ऑफिशियल बिजनेस इज कंडक्टेड ऑन ए कॉन्टिन्यूअस बेसिस। इट्स नॉट लाइक कि देखो, दो तरीके के काम होते हैं। एक तो आपने कोई काम कंप्लीट किया और उसको छोड़ दिया, एक आप कॉन्टिन्यूअसली उस काम को करते जा रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके आसपास जो है कोई ब्रिज बनना था, कोई फ्लाईओवर बनना था, वो ब्रिज जो है वो बना और तैयार होकर के उसको रख दिया गया, मतलब ब्रिज को नहीं, काम जो है वो फिनिश हो गया। ये क्या है? ये एक बार में काम हुआ। कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे क्या होता है? रेगुलर बेसिस पे, टाइम इंटरवल पे जो है वो काम होता रहता है। सेकंड चीज़ क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक? एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द स्टिपुलेटेड रूल्स एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 इंटररिलेटेड एट्रिब्यूट। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है जो रूल्स के हिसाब से काम करती है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एजेंसी हैं जो निर्धारित नियमों के हिसाब से काम करते हैं और उनके 3 गुण जो है मैक्स वेबर ने बताए हैं। पहली चीज़, किसके पास कितनी पावर होगी, कौन-सा फंक्शन परफॉर्म करना होगा, ये किसके ऊपर है? ये जो रूल्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? जो रूल्स आपने पहले बना दिए, उन रूल्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। देन हर एक पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही अथॉरिटी दी जाएगी। अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो अथॉरिटी भी ज़्यादा रहेगी और अथॉरिटीज़ कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम रहेगी, राइट? देन इसका द मीन्स ऑफ कंपल्शन एट डिस्पोजल आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड एंड द कंडीशन अंडर व्हिच देयर एम्प्लॉयमेंट इज लेजिटिमेट आर क्लियरली डिफाइंड। देखिए, वो उन मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अपॉइंट किया गया है, उसको काम सौंपा गया है।
तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पहले तय कर दिए गए हैं, उनके हिसाब से ही उसको काम करना पड़ेगा। अपनी मनमर्जी से काम करने का हक जो है वो काफ़ी लिमिटेड कर दिया। तो ये 3 एट्रिब्यूट हैं जो मैक्स वेबर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं। ठीक है? ये तो था इनका कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ होगी वो स्टिपुलेटेड रूल्स के हिसाब से काम करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी वो ये थी कि हर एक ऑफिशियल जो है एंड एवरी ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। व्हाट डज इट मीन? हायरार्की, ठीक है? यानी कि एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश होगी। हायर ऑफिशियल और ऑफिस सुपरवाइज व्हाइल लोअर ऑफिस और ऑफिशियल हैव द राइट टू अपील। जो मैनेजमेंट है या आपके सुपरवाइजर हैं वो सुपरवाइज करेंगे, और जो लोअर लेवल पे काम करने वाले बंदे हैं वो हद से हद अपील कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि सर हमारी बात सुनिए। देन ऑफिशियल्स डू नॉट own the resources necessary for rendering the duties। आपका काम था और काम के हिसाब से आपको एजेंसी ने कार प्रोवाइड करा। अब कार पे आपका मालिकाना हक नहीं हो गया, वो रिसोर्स है जो आपको आपकी ड्यूटी के लिए दिया गया है। बट दे आर अकाउंटेबल फॉर यूज ऑफ ऑफिशियल रिसोर्स। अब वो कार कहीं भी जाएगी, देन यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर दैट। यहाँ पर एक चीज और कही गई है कि जो ऑफिशियल बिजनेस होता है या प्राइवेट अफेयर्स होते हैं, इनको अलग अलग रखा जाए। एक मतलब मान लीजिए एक पर्सन है जिसको कार दी गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी की तरफ से, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एग्जांपल लीजिए, राइट? तो उनको काम उसके लिए दी गई थी। अब वो अपने पर्सनल उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। कोई भी रिसोर्स जो है वो उनकी अपनी एक पर्सनल कार है, उनकी पर्सनल वो है घर है, तो वो अलग रहेगा, उनका जो ऑफ़िशियल काम है वो अलग रहेगा। आप मिक्स नहीं कर सकते, राइट? आप अपने ऑफ़िस की कार लेकर के आप अपने पर्सनल काम के लिए नॉर्मली नहीं जा सकते हो, राइट? आपने देखा होगा कि इवन जो पी प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग पर जाते हैं तो फिर वो भी गवर्नमेंट ऑफ वो जो व्हीकल्स है उनका यूज नहीं कर सकते। दिस इज समहाउ यू कैन एक्सप्लेन कि जो उनके ऑफिशियल्स और प्राइवेट जो रिसोर्सेज होते हैं उनको सेपरेट किया गया। देन देखो, ऑफिस जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी विच कैन बी सोल्ड एंड इनहेरिटेड। देखो, नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने मेरिट बेस्ड और सिलेक्शन पढ़ा होगा रिक्रूटमेंट, तो उसके अलावा दो तीन तरीके के और रिक्रूटमेंट सिस्टम होते हैं, जिसमें से एक होता है सेल ऑफ ऑफिस। तो नॉर्मली जो ऑफिस है वो आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से मिलेगा। ऑफिस कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, सोल्ड कर दिया, या फिर आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो इनहेरिट करवा दिया। नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसी के हिसाब से आपको ऑफिस मिलेगा। नॉर्मली जो किंग के टाइम पर होता था ना, वो क्या होता था कि मान लीजिए किसी के फादर जो है वहाँ पे अकाउंटेंट है, तो नॉर्मली उनके बेटे को भी जो है सेम पोस्ट मिल जाएगी नेक्स्ट टाइम। बट जो नया मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आया था उसमें ऐसा नहीं था। इफ यू आर एलिजिबल यू विल गेट द जॉब, इफ यू आर नॉट एलिजिबल यू आर नॉट गोइंग टू गेट द जॉब। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। आपके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिटन डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शायद यही वो मेन रीज़न है जिसकी वज़ह से आज आप इतनी सारी फाइल्स जो हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हो। मैक्स वेबर ने कहा था जो काम होगा वो रिटन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने क्या पढ़े हैं? हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है या मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसमें 7 एलिमेंट है और सातों के सातों एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे टिप्स पे याद कर लेना। एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पहला कौन सा है? इम्पर्सनल ऑर्डर है, रूल्स है, स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस, हायरार्की, पर्सनल एंड पब्लिक एंड्स, रिटन डॉक्यूमेंट और मोनो। इट साथ के साथ अब बहुत सिंपल है, ऐसे शब्दों को देख करके घबराना नहीं है। इम्पर्सनल ऑर्डर, नाउ व्हाट इज इम्पर्सनल ऑर्डर? ठीक है, आप मान लीजिए बन गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कंग्रेचुलेशंस। अब आप कोई ऑर्डर इशू करते हैं, वो ऑर्डर आप अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। इम्पर्सनल होना चाहिए, पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डर वो नहीं होना चाहिए। आप जो भी ऑर्डर करो वो इस तरीके से हो कि आप अपने ऑफिस की रिस्पेक्ट कर रहे हो, जिस पोस्ट पर आप बैठे हो आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, प्लस आपका जो ऑर्डर है वो लोगों के बेनिफिट के लिए। तो दिस इज फर्स्ट इम्पर्सनल ऑर्डर। आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सनल होकर के, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के ऑर्डर्स नहीं दे रहे हो।
तो वेबर कहते हैं कि ऑफिशियल शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन एन इम्पर्सनल मैनर। उनका जो आइडिया था इम्पर्सनल ऑर्डर का, इट शुड ओरिएंट द एक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स बोथ इन द इशुएंस ऑफ कमांड टू सबऑर्डिनेट एंड देयर ओबीडियंस टू देम। इम्पर्सनल ऑर्डर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पर्सनल दैट मीन्स यू आर नॉट इन्वॉल्व पर्सनली। और इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है अलग अलग, अगर आप देखें तो पर्सनालिटी को काइंड ऑफ न्यूट्रलिटी भी आप बोल सकते हो, बट नॉट नॉट इन स्ट्रिक्ट सेंस। प्लीज आप मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालेंगे आप यहाँ पे। हाँ, तो आई एम सेइंग कि काफी हद तक न्यूट्रलिटी है यहाँ पर। एंड न्यूट्रलिटी इन व्हाट सेंस? न्यूट्रलिटी मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व पर्सनली इन वट एवर अथॉरिटी यू आर हैविंग। दूसरे तरीके से अगर मैं कहूँ तो आपके पास जो भी अथॉरिटी है उसको आप अपने पर्सनल के लिए नहीं काम में लें, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, पर्सनल कैसे नहीं लेंगे कि जो अथॉरिटी है वो आपको नहीं, आपकी पोस्ट पे है। कल को आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हटा करके किसी और पर्सन बना दिया गया, सेम अथॉरिटी जो आपके पास थी वो अब किसी और पर्सन के पास चली, राइट? तो आप ऑनर नहीं हो उस चीज के, आपको जस्ट वो दी गई है कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के, सिम पर्सनल ऑनर। मर्टन कहते हैं, मर्टन आप पढ़ेंगे इनके क्रिटिक्स के तौर पे भी। According to Merton, authority, the power of control which derive from an acknowledged status, inherits in the office, sorry, inherits in the office, not in particular person who performs। कहने का मतलब ये है कि जो अथॉरिटी है वो उस पोस्ट में है, उस ऑफिस में है, ना कि उस पर्टिकुलर पर्सन में, राइट? तो इन्होंने कहा कि वेबर जो है मेन फोकस करते हैं डीपर्सनलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप इन। Depersonalization means you should not be involved personally, or you should not develop any kind of relationship in bureaucracy. Relationship in not that sense. Depersonalization means relationship क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये मैरिट बेस्ड होनी चाहिए। प्लस अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, कोई आपका सबॉर्डिनेट है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो वो आपका पर्सनल सबॉर्डिनेट ही बन गया, वो उस पोस्ट का, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट का सबॉर्डिनेट है। ये होता है डिपर्सनलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप। सेकंड आता है, सेकंड एलिमेंट है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? देखिए, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न रूल्स खास करके, क्योंकि ये आपके जो वेगनेस होती है काम में उसको खत्म कर। The fundamental characteristic of Weberian rational legal authority is the attribute of continuous organization of official functions bound by। आपके जो भी काम कर रहे हो आप, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ये रूल्स टेक्निकल रूल्स हो सकते हैं, नॉर्म्स भी हो सकते हैं। नॉर्म्स क्या है? मतलब सिंपली कोई कस्टम्स, कोई कन्वेंशन बना दिया। मर्टन कहते हैं कि ये जो था, ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं सो दैट हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म। ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि ये अब एक साधन मात्र ना रह करके क्या बन गया, अपने आप में एक गोल बन गया। आज के दिन आप देखते हो ना, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में विजिट करो, दे आर लाइक कि आपको रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। भाई, रूल्स जो है वो कन्वीनियंस के लिए बनाए गए थे, कन्वीनियंस के लिए बनाए गए थे। कन्वीनियंस को हटा करके आप रूल्स को फॉलो नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हालांकि ब्यूरोक्रेसी में रूल्स बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन दी गेम। अब यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जब आप इनके एलिमेंट्स पढ़ते हो ब्यूरोक्रेसी को, तो आप फिर आसानी से क्रिटिक्स को भी समझ पाओगे। क्रिटिक्स ने जो कहा उस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ पाओगे। थर्ड जो एलिमेंट आता है वो आता है स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस का। स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस, योग्यता, राइट? अब इसमें कहते हैं वेबर, वेबर बेसिकली कि एक जो स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस होता है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। एक तो a sphere of obligation to perform functions which have been marked off as part of systematic division of labor। काम का बंटवारा हुआ है, कौन मैनेजर क्या काम करेगा, सुपरवाइजर क्या काम करेगा, फाइनेंस वाला कौन देखेगा, अकाउंट्स का काम कौन देखेगा। ये जो डिविजन ऑफ लेबर हुई है उसके हिसाब से एक स्फेयर ऑफ ऑब्लिगेशन आता है। मुझे मान लो फाइनेंस का काम दिया गया है, तो नाउ इट बिकम माय ड्यूटी। The provision of incumbent with the necessary authority to carry out these functions and the clearly defined means of compulsion definite conditions in their uses। यहाँ पर क्या है कि सिंस मेरा काम है फाइनेंस से रिलेटेड, तो मेरे पास उतनी अथॉरिटी भी होगी, एंड मेरे पास जो है मैं उस अथॉरिटी को कैसे यूज करूंगी उसके रिगार्डिंग मेरे पास rules भी। दिस इज नोन एज ऑफ कॉम्पिटेंस। सो दैट मीन्स कि जो पर्सन भी जिस पोस्ट पर बैठा है उस अथॉरिटी को यूज करने के लिए उनके पास प्रॉपर जो है वो मीन्स एंड मेथड
नेक्स्ट कम्स दी हायरार्की। हायरार्की हम सबको पता है एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनेगी। तो वेबर कहते हैं कि हर एक ऑफिस जो है, हर एक ऑफिशियल वो हायरार्की का एक पार्ट है। इस सिस्टम के हिसाब से जो लोअर ऑफिस हैं, वो काम करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ हायर ऑफिस। वेबर ने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है इस चीज़ को, हायरार्की के प्रिंसिपल्स को और इसी वजह से ये क्या बनता है, एक पिरामिडिकल शेप जो है, बनती है एक ऑफिस। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक एंड्स मीन्स जो भी रिसोर्सेज आपके पास है पर्सनली आप उनको यूज नहीं कर सकते। आपके जो पब्लिक पर्पस के लिए आपको जो रिसोर्सेज दिए गए हैं वो पब्लिक बेनिफिट के लिए ही आपके पास होने चाहिए। रिटन डॉक्यूमेंट मतलब जो कुछ भी बात हो रही है, एक्ट्स हैं, डिसीजंस हैं, रूल्स हैं, वो सब कुछ राइटिंग में हो, सब कुछ रिटन में अवेलेबल हो। ओके, दिस इज रिटन डॉक्यूमेंट प्रोविजन। ऐसा क्यों रिटन क्यों प्रोविजन ऐड किया गया था? इट इंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है एंड इट प्रोवाइड अ रेडी रेफरेंस टू फ्यूचर एक्शन। अगर किसी ने एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कोई फैसला लिया, सेम कंडीशन 10 साल बाद दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर के सामने आती है, नाउ ही कैन टेक रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोनोक्रेटिक टाइप। मोनोक्रेटिक टाइप क्या होता है? मोनोक्रेटिक मोनोक्रोम सिंगल, एक ही जैसा, है ना? तो कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही परफॉर्म किए जाएंगे, बाकी कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन उन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता। That means bureaucracy is going to monopolize certain functions and only the authorized officials can perform that functions. इसीलिए कहा गया है कि वो मोनोक्रेटिक टाइप के हो जाते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। देन मोहित भट्टाचार्य ने इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 सेट में डिवाइड कर दिया था। फिर इनके कुछ क्रिटिक्स हैं, इनके हम क्रिटिक्स और पोस्ट वेरिएंट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क मैं यहाँ पे देके जा रही हूँ, स्टडी करना और कोशिश करना कि आप मेरे साथ शेयर कर पाओ उस चीज़ को। इवन वेबर जब अपने रैशनल टाइप ऑफ अथॉरिटी बता रहे थे या प्योर फॉर्म, आइडियल फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो दिस इज आइडियल टाइप। जब वेबर के बारे में हम पढ़ते हैं तो वेबर ने खुद ने कुछ ऐसे इंसिडेंट आइडेंटिफाई किए थे जो उनके हिसाब से ब्यूरोक्रेसी को और भी ज्यादा डेंजरस बनाते हैं। आप मुझे बताएंगे कि वेबर के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं? ठीक है, जैसे एक उसमें से था पॉलिटिकल अथॉरिटी। पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। पॉलिटिकल अथॉरिटी अगर स्ट्रांग होगी तो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लेगी। वेबर ने जिस तरीके का मॉडल बनाया था वो बहुत स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है और इतनी स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी अगर होगी तो फिर डेमोक्रेसी को खतरा। इतनी स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी हमें नहीं चाहिए है। तो आप मुझे बताएँगे कि वेबर ने ऐसे कौन से तरीके बताए थे जिससे हम ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती हुई पावर को सकते? ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके की है आज के टाइम पे हम वेबर को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं कि वेबर ने खुद भी ये चीज़ मानी थी कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो जो रूल्स रेगुलेशंस और जो एलिमेंट्स मैंने बताए हैं, ये जो हैं, ये सिर्फ़ आइडियल टाइप के आइडियल टाइप को एक्सप्लेन करते हैं। बट ऑब्वियसली रियलिटी में जब ये सारी चीज़ें काम करेंगी तो ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी कमियाँ सामने आएँगी और उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ तरीके उन्होंने बताए। आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे और आप ज़रूर जो हैं वो शेयर करेंगे इस चीज़ को, राइट? अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं यूपीएससी कोर्सेज़ के लिए, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग 9896859767 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको ये सारे जो नोट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर यूपीएससी 2025-26 वो अवेलेबल हो जाएँगे और अभी रिसेंटली हमने यूपीएससी 2025-26 के लिए कोर्स लॉन्च किया है जो कि अवेलेबल है आपको इन जस्ट 6000, राइट? तो कोई भी डाउट होता है तो आप हमें अगर आप ये वीडियो लेट भी देख रहे हैं, आपको कोई भी डाउट आता है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, जल्द मिलते हैं कल विद द क्रिटिक्स ऑफ मैक्स वेबर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।